ट्वेल्थ आपका पुनः स्वागत है इंटरमीडिएट की भौतिकी क्लास में। और इसके पहले के भाग 1 के माध्यम से आपने बल चुंबकीय प्रेरण को देखा और आज हम लोग उसके प्रमुख एक और गुण है जो कि अन्वय प्रेरण के नाम से जाना जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो आज हम लोग उसके विषय में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका है अन्वय प्रेरण, इसको कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, इसमें दो कुंडलियों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। दो कुंडलियों को पास पास रखना है। ओके, किसी एक कुंडली में आप धारा के मान को घटाएंगे, बढ़ाएंगे अथवा अचानक बंद कर देंगे। ठीक है ना, घटाना है, बढ़ाना है या फिर अचानक बंद कर देना है। ऐसा करने पे सामने जो कुंडली रखी जाएगी उससे होकर चुंबकीय फ्लक्स अर्थात फाई में परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से एक प्रेरित विद्युत धारा बल बनेगा और पुनः एक विद्युत धारा की स्थापना हो जाती है, जिसको हम लोग प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। तो डायग्राम चेक कर रहे हैं। एक डायग्राम देखिए यहाँ बना हुआ है। ये आपका कॉइल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में लगाना क्या क्या है उसको चेक कर लें। ये आपका रियोस्टेट मतलब धारा नियंत्रक। ओके, एक बैटरी और एक कुंजी। ओके, इसका प्लस हो जाएगा, ये इसका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे दिखाना है RH धारा नियंत्रक, बैटरी और ये कुंजी। ठीक, एक और कुंडली बगल में दिखानी है। ये आपका एक और कुंडली दिखा दिया गया। यहाँ लगा देंगे एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापना। ओके, यहाँ पर आपको लिखना है कुंजी को दबाने पर। तो फर्स्ट डायग्राम में आपने कुंजी को प्रेस किया हुआ है और सेकंड डायग्राम में आपको कुंजी को छोड़ने पर। अभी नहीं दिखाना है, वो जब एक और डायग्राम बनेगा तब दिखाएंगे। ठीक है ना, तब चेक कर लें। यहाँ पे आपने कुंडली लिया हुआ है, कुंडली साथ में रियोस्टेट मतलब धारा नियंत्रक, बैटरी और कुंजी शरीर में जुड़ा हुआ है। कुंजी को आप ऑन करेंगे, कुंजी को दबाया जाएगा तो बैटरी से करंट का फ्लो होना है। ओके, और फ्लो होने के पश्चात इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में चेंज आएगा। क्यों आए? क्योंकि आप RS को यूज कर रहे हैं। मतलब धारा नियंत्रक काम होता है कि आप जो है इस बैटरी द्वारा निकलने वाले करंट के मान को बढ़ाते हैं अथवा गिराते हैं। तो उससे जो फाई मान होता है वो लगातार चेंज होता है और कुछ इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो निकलती हैं। ओके, कुछ आपने ऊपर लिखा दिया, कुछ नीचे लिखा दिया है। तो ये चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वो चूंकि इस कुंडली से होकर पास होती हैं और यहाँ भी एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसको हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसकी दिशा चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन कुछ यूँ होगा, देखिए ऐसे उल्टी दिशा में ऐसे। और यहाँ जो कुंडली की गैल्वेनोमीटर की सुई है वो राइट हैंड पे विक्षेपित हो जाएगी। ओके, तो ये जो जिस कुंडली में आपने धारा के मान को घटाया है, बढ़ाया अथवा बंद किया है उसको हम कहेंगे प्राथमिक कुंडली, P प्राथमिक कॉइल। और जिस कुंडली में इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव दिखाई पड़ा है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो ये इसका फंडामेंटल है क्योंकि आपने यहाँ पे जो सब की है उसको प्रेस किया हुआ है और प्रेस करने का सीधा मतलब है कि रियोस्टेट की मदद से आप करंट के मान को लगातार बढ़ाएंगे, घटाएंगे या फिर अचानक बंद करेंगे। मतलब करंट के मान में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जब करंट के मान में चेंजिंग आती है तो उससे B बनता है और B से जो है बनेगा फाई। ओके, करंट के मान को आप चेंज करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र के बदलने से फाई उत्पन्न होता है और फाई के उत्पन्न होने से फिर बनता है I का मतलब प्रेरित धारा। तो ये एक डायग्राम है जिसको आपको देख लेना है कुंजी को दबाने पर। अब एक डायग्राम और बनाना है जिसमें आप कुंजी को रिलीज करेंगे। ठीक है,
वो भी चेक कर लेते हैं। ये सेकेंड डायग्राम चेक कर लो। इसका नीचे का पोर्शन वही बना रहेगा, ऊपर को ये क्वाइल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे कुंजी को लिखेंगे छोड़ने पर। कुंजी को आपको रिलीज करना है। रिलीज करेंगे तो ऐसा करने पे जो है, लेकिन करंट का जो डायरेक्शन उसको आपको नहीं बदलना है। जो मेन सर्किट है उसमें करंट का डायरेक्शन नहीं बदलेगा। और जब आप कुंजी को रिलीज करते हैं तो उस कंडीशन में जो डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, उल्टी दिशा में। गैलोमीटर की सुई है वो अब राइट हैंड के स्थान पे लेफ्ट हैंड या बाईं ओर निक्षेपित हो जाती है। ठीक है ना। तो पहले डायग्राम में क्या था, पहले डायग्राम में आपने कुंजी को प्रेस किया हुआ था, स्ट्रेट से धारा के मान को चेंज किया हुआ था, उससे जो है फाई का मान बदला था, और गैलोमीटर की सुई थी वो राइट हैंड पे विक्षेपित हो गई थी। कुंजी को रिलीज करने का मतलब है कि अब जो है करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, और गैलोमीटर की सुई जो है अब पहले से उल्टी मतलब लेफ्ट हैंड पे विक्षेपित हो जाती है। ये जो घटना होती है, कौन सी घटना, कि जब दो कुंडली को हमने पास पास रखा हुआ है और उनमें से किसी एक कुंडली में धारा के मान को चेंज किया हुआ है। ओके, तो ऐसा करने पे जो सामने रखी दूसरी कुंडली होती है उसमें इसका इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है, और उसमें प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। ये घटना कहलाती है विद्युत प्रेरण की अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, एक और ध्यान रखिए विद्यार्थियों कि जिस कुंडली में आपने धारा के मान को बदला है, अर्थात घटाया है, बढ़ाया है या अचानक बंद कर दिया है, उसको हम लोग प्राथमिक कुंडली या प्राइमरी कॉइल कहेंगे। और जिस कुंडली में इसका इफेक्ट या इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ा है उसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल या द्वितीय कुंडली कहते हैं। और बोर्ड में अक्सर इसके क्वेश्चन आता है तो आप जो पहले डिफाइन करेंगे, दोनों डायग्राम बनेगा। इसके पहले का जो डायग्राम था उसमें कुंडली को प्रेस किया गया था और यहाँ कुंडली को रिलीज किया गया है। ठीक है ना। और विद एग्जाम्पल आपको बताना है, तो एक बार मैं इसको डिफाइन करते हुए इसको लिख देता हूँ, इसकी डेफिनेशन इसको आपको देख लेना है। ठीक है, तो दो कॉइल्स हैं, दो कुंडलियां हैं, दो कुंडलियों को पास पास रखना है। ठीक है, रखकर किसी एक कुंडली में धारा के मान को परिवर्तित करना है। परिवर्तित करने का मतलब है कम करें, बढ़ा दें या कि अचानक बंद कर दें। परिवर्तित करने पर सामने रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो घटना होती है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ओके, ये डेफिनेशन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में पहला हो जाएगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जिससे आप परिचित हैं, ये भी आपके कोर्स में है। ठीक है,
पहला एग्जाम्पल ये हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है इंडक्शन कॉइल, प्रेरण कुंडली। तो दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। डायग्राम आपने शो कर दिया है। ओके, इसका डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दिया है। तो इसके पश्चात इसकी और अगले टॉपिक देखते हैं। इसके बाद देखिए आपके सामने अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व, ये हम लोग का टॉपिक होगा। ओके, इसको हम लोग कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये टॉपिक हो जाएगा। एक्चुअली जो घटना अभी आपने देखा है अन्योन्य प्रेरण का, उसी संबंधित ही गुणांक हो जाएगा। ठीक है ना। तो चेक करें, क्योंकि अभी आपने देखा दो कुंडलियां इस्तेमाल की गई हैं। एक कुंडली को हमने प्राथमिक नाम दिया, दूसरे वाले को द्वितीय, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यदि प्राथमिक कुंडली में तार के N1 दे रहे हैं, अब आपको यहाँ पे 1 2 इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 यहाँ के लिए, 2 यहाँ के लिए। ओके, तो प्राथमिक कुंडली है ये। ओके, और यहाँ हमने तार के फेरे N2 दिखा दिए हैं। कितना प्लस बना है 5। यहाँ चालू करते हैं कि द्वितीय कुंडली में तार के फेरे हैं N2 और 5 कितना है 5। ओके, चूंकि प्लस का मान 5 दिखाया हुआ है। और यदि हम बात करते हैं N2 5 की, इसका मतलब है कि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या, ओके, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। तो ये जो होगा वो डिपेंड करेगा किसपे, करंट, इसमें प्राथमिक कुंडली में धारा के। ओके, मतलब N2 5 प्रोपोर्शनल टू I1। तो आपको 1 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 यहाँ के लिए, 2 यहाँ के लिए। अब यहाँ पे हम लोग को N1 या 5 नहीं दिखाना है, बल्कि 5 चूंकि यहाँ करना है तो 5 2 यहाँ दिखाना है। N2 भी दिखा दिया है। तो N2 5 का जो मान होगा वो डिपेंड करेगा I1 के ऊपर, अर्थात प्राथमिक कुंडली में धारा के ऊपर। तो N2 5 बन जाएगा MI1। ओके, M का मतलब है कि दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक या दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व। ओके, तो ये M हो जाएगा। तो M एक नियतांक हो जाएगा, इसको हम कहेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व। ओके, अब आपको यहाँ पे डिफाइन करना है इनको। तो तरीका इस प्रकार से बनेगा, M = N2 5 ऊपर आ जाएगा और I1 आ जाएगा नीचे। I1 को मान लेना है कितना, 1 एम्पियर। ओके, तो यहाँ से N की वैल्यू बन जाती है N2 5। अब यहाँ से बनाना है अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व का डेफिनेशन। ओके, कैसे बनेगा चेक करें। दो कुंडलियों के बीच का, ओके, दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व अथवा अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 1 एम्पियर हो। ओके, दो कुंडलियां हैं, क्योंकि जो M होता है वो हमेशा दो कॉइल्स के बीच का होता है। ओके, और ये M की वैल्यू जो होगी वो द्वितीय कुंडली में N2 5 मतलब चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होगा, जबकि प्राथमिक कुंडली में
धारा का मान 1 एम्पियर हो। उसको आप ऐसे देख लीजिए, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व अथवा अन्योन्य प्रेरक गुणांक संख्यात्मक रूप से द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर है जबकि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये डेफिनेशन हो जाएगा। और यदि आपको बोर्ड में एम को डिफाइन करने को आता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। I1 को 1 एम्पियर मानना है। I1 का मतलब है प्राथमिक कुंडली में धारा, ओके। और द्वितीय कुंडली के लिए हमने फेरों की संख्या N2 दिखाई हुई है और इससे बद्ध चुंबकीय प्लस का मान Φ2 है। तो ये जो N2 Φ2 बनेगा, कितना बनेगा डिपेंड करेगा इस प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा पर, I1 पर। प्रोपोर्शनल को हटाना है, कांस्टेंट आप लगा देंगे एम के फॉर्म में। वही जो एम होगा नियतांक के फॉर्म में, जो कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। ये डेफिनेशन आप अच्छे कर लेंगे, ओके। इसके बाद देखिए एक डेफिनेशन आपको बनानी है। अभी आपने ठीक कुछ समय पहले सीखा कि M2 Φ2 M I1 के आधार पर कैसे आपने M को डिफाइन किया हुआ है। अब हम लोग फैराडे का जो नियम है वो अप्लाई करने वाले हैं और उसके अप्लाई करने के पश्चात जो इसका सेकंड स्वरूप होगा डिफाइन करने का, क्योंकि ये फार्मूले ऐसे हैं जो कि बोर्ड में आप न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे, चाहे ये फार्मूला हो जब ये हुआ है या अभी जो होने वाला है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे फैराडे का जो नियम है, ओके। तो फैराडे के नियम के अनुसार जो किसी भी कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल का जो परिमाण होता है वो उस कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो E नेगेटिव में ई कौन सा, द्वितीय कुंडली में, क्योंकि आपने पहली कुंडली में करंट के मान को चेंज किया हुआ है। तो ऐसा करने पे जो है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होगा प्रेरित विद्युत बल E2, ओके। कितना होगा, नेगेटिव में N2, सेकेंडरी कॉइल में कितने फेरे हैं, और ये डेल Φ2 अपॉन डेल T। ये फैराडे का नियम, इसको आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से E2 की वैल्यू बन जाती है, नेगेटिव में 5 को बाहर कर लिया, अंदर जाएगा N2 Φ2 अपॉन डेल्टा T, ओके। N2 और Φ2 को साथ में कर लिया है। N2 Φ2 आपने अभी चेक किया है, ये था MI1, ओके। तो ये बनेगा डेल MI1 अपॉन डेल T, ओके। क्या किया गया है यहाँ पे, जो N2 Φ2 है वो चेंज किया गया है MI1 से। अब यहाँ चूंकि M नियतांक है, M कांस्टेंट है, जो कि दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। M को बाहर कर देंगे, E बराबर M को बाहर कर दिया, नेगेटिव चल रहा है इसमें, ये हो जाएगा डेल I1 अपॉन डेल T। तो ये मेन फॉर्मूला है, ये निकालने के लिए इसको याद कर लेना है, ओके। सवाल यहाँ से आते हैं कि द्वितीय कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत बल बन रहा है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और जब बात होती है डिफाइन करने की, अब आपको तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला काम आएगा न्यूमेरिकल में, ओके।
क्योंकि एन का मान पूछ सकता है या दे सकता है, आई और ग्रेटर टी का मान आपको यूज करना पड़ेगा। और यदि लेकिन अगर आपको डिफाइन करना है फिर से एम को, तो आप क्या करेंगे, एम इक्वल टू, एम को रोक लेना है, नेगेटिव में ऊपर आएगा V2 और नीचे आएगा डेल I1 अपॉन डेल T। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप इसकी डिफरेंशियल बनाने वाले हैं। ओके, तो इसका तरीका देखिए क्या होता है। आपको डेल I1 अपॉन डेल T इसको मान लेना है 1 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, जो नीचे का पद था डेल I1 डेल T, इसको कितना मान लिया है, 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो ऐसा करने में जो n की वैल्यू होगी वो मैंने E2 दिखा दिया है, नेगेटिव भी हटा दिया है। n की जो वैल्यू है कितना हो गया, E2। तो एक परिभाषा देखिए और बन जाएगा कि दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ओके, दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित